छोटा सा एक पॉइंट है, रेडियस ऑफ gyration। It is an imaginary distance for a rotating object about an axis so that its moment of inertia can be about that axis can be written as I equals to mk square, where m is mass of the object. It is an imaginary distance k. ये रेडियस ऑफ gyration हम लोग k को कह देते हैं, एक सिंबल k दे देते हैं, for a rotating object about an axis so that its moment of inertia about that axis can be written as I equals to mk square. आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका कुछ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस ऑब्जेक्ट के लिए उस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ gyration एक डिस्टेंस है k, जिससे कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहें तो लिख सकते हैं mk स्क्वायर। इसमें बस एक ही लाइन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखेंगे mk स्क्वायर और k कहलाएगा उस एक्सिस के अबाउट उस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ gyration। इसको इस नजरिए से देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट में बदल दो, इमेजिन करो, और उसको एक्सिस से के डिस्टेंस पे रख करके घुमाओ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk स्क्वायर। तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट का उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो mk स्क्वायर से इक्वेट कर दो और k निकल के चला आएगा, रेडियस ऑफ gyration। जैसे, क्या मैं पेज चेंज करूं? जैसे आप देखिए सॉलिड स्फीयर, रेडियस ऑफ gyration of solid sphere about its diameter is k, then its value is given by I equals to I, किसके अबाउट, डायमीटर के अबाउट 2/5 mr square equals to mk square, k equals to √2/5 into r।
सिंपल सा आइडिया क्या हो गया कि रेडियस ऑफ gyration किसी ऑब्जेक्ट का देखा जाता है किसी एक्सिस के अबाउट, और उसे पता कैसे करते हैं, तो उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको इक्वेट कर देते हैं mk स्क्वायर से, तो k निकल के चला आता है। यही आप लिख सकते हैं जैसे दूसरा, रेडियस ऑफ gyration या गायरेशन कुछ लोग बोलते हैं, मुझे भी एक्चुअल में नहीं अंदाजा क्या बोलूं। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर about its tangent is k, then I equals to, याद करो क्या होता था टेंजेंट के अबाउट 7/5 mr स्क्वायर इक्वल्स टू mk स्क्वायर, तो यहाँ से k निकल के चला आएगा √7/5 इंटू r। √7/5 एक ही ऑब्जेक्ट है, यदि मैंने एक्सेस ऑफ रोटेशन बदल दिया तो रेडियस ऑफ gyration का वैल्यू बदल जाएगा, 2/5 स्क्वायर रूट में इंटू r। यहाँ हो गया अब 7/5 स्क्वायर रूट में इंटू r, पहले था डायमीटर के अबाउट रेडियस ऑफ gyration √2/5 इंटू r, और अभी हो गया √7/5 इंटू r। एक्सिस बदलेगा, रेडियस ऑफ gyration का वैल्यू बदल जाएगा। और यदि कभी आपको रेडियस ऑफ gyration दिया गया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं, mk स्क्वायर। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है जनरल प्लेन मोशन is observed as superposition of two separate motion, first which are first translation of center of mass, second rotation about center of mass। जैसे आप ये देख रहे हो, एक डिस्क है, एग्जाम्पल है रोलिंग डिस्क। यदि इस डिस्क को आप ऑब्जर्व करें तो ये आगे भी बढ़ रहा है, सेंटर ऑफ मास इसका देखो ट्रांसलेशन, और सेंटर ऑफ मास के बाद घूम भी रहा है। यदि आपसे कोई ये कहता है कि इसके ऊपर जो पॉइंट है रेडियस तो पहले r दे दिया, और इसके ऊपर कुछ पॉइंट ले लेते हैं a b c d, find
VA, VB, VC एंड VD। यहां पर आपको क्या क्या बताने को कहा गया? ये जो डिस्क आप देख रहे हैं, इस डिस्क में बताइए ए का स्पीड कितना होगा, बी का, सी का एंड डी का। ABCD का स्पीड कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। यदि ये सेम होते तो ट्रांसलेशन कहलाता, रोटेशन क्यों कहते या जनरल प्लेन मोशन क्यों कहते? ट्रांसलेशन का क्या डिफिनेशन है? यदि किसी ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर एक जैसा हो तो हम उसे ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। यदि एक ब्लॉक को जमीन पे स्लाइड कर दें तब तो ऐसा होगा, लेकिन अब वैसा थोड़े ना है। तो हम क्या करेंगे, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो इसके सोचने का रास्ता क्या होना चाहिए पे विचार करिए। आप सॉल्व करते वक्त इस मोशन को दो अलग अलग नजरियों से देखें। ये जो मोशन है कैसे, तो वो दो मोशन से मिल के बना है। ये था रोलिंग, ये है ट्रांसलेशन, और ये सुपर इम्पोज होगा किसके साथ? रोटेशन। ट्रांसलेशन और रोटेशन ये सुपर इम्पोज हो जाए तो बनाइए रोलिंग। अब मुझे बताइए कि यदि ट्रांसलेशन है तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या कहोगे आप? v। ट्रांसलेशन में चाहे ए पॉइंट हो, बी पॉइंट हो, सी पॉइंट हो, डी पॉइंट हो, और यदि घूम रहा है तो याद करो ओमेगा आर का नाम सुना है या नहीं? तो अलग अलग पॉइंट के वेलोसिटी दिखे या नहीं? और यदि आपको सारे ओमेगा आर दिख रहे हैं, अब बारी बारी से बताओ VA कैसे हमें पता चलेगा? तो ए वाले पॉइंट पे क्या दो वैल्यू दिखे, एक V इधर और एक ओमेगा आर इधर? तो VA आप लिख सकते हो V माइनस ओमेगा आर या ओमेगा आर माइनस V, डिपेंडिंग ऑन अमाउंट कि ओमेगा आर और V में कौन बड़ा कौन छोटा। यदि बराबर होंगे तो जीरो, लेकिन ऐसा कोई दीपक पे हाथ रख के शपथ ग्रहण मैंने नहीं किया है कि हमेशा इनको बराबर करो, कुछ कंडीशंस होंगे। ठीक, पहले फील करो कि ये दो एलिमेंट इकट्ठे हुए हैं। अब मुझे ये बताओ, यदि आपको ये लग गया कि हाँ ठीक है भाई ये वाला ठीक है, तो बी वाले पे आओ। बी वाले की कहानी क्या? ये भी और ये ओमेगा आर, तो यहाँ आएगा वी भी। हाँ, वी भी लिख दोगे अंडर रूट V स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। और अब बताओ सी वाले पे क्या किया जाए? तो V भी आगे और ओमेगा आर भी आगे, तो VC हो जाएगा V प्लस ओमेगा आर। और D पे क्या करोगे आप? फिर से वेक्टर सम, फिर से वेक्टर सम D वाले पे V ओमेगा आर और बीच में कहीं आएगा VD अंडर रूट V स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर। आपको ये सुपर इम्पोज करना यदि लगे कि हम समझ जाएंगे, तो मैं याद दिलाऊं कम से कम 15 बार IIT में इस पॉइंट पे क्वेश्चन राइज किया गया। तो सर क्या 15 बार माने हर एक साल आता है? एक जमाना था हर एक साल आता था, आजकल नहीं हर एक साल आ रहा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुपर इम्पोज करना बहुत बार पूछा गया, और केवल एक पॉइंट का वेलोसिटी पूछ लेता था और नंबर दे देता था। भाई इतना सीख गया मतलब प्लेन मोशन जानता है बच्चा।
सुपर इम्पोज करिए, दिमाग में इमेज बनाइए, एक ट्रांसलेशन का, एक रोटेशन का। एक ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन में सारे पॉइंट का वेलोसिटी एक जैसा, एक रोटेशन जिसमें घूमने पर ओमेगा आर कैसे लिखते हो आपको पता है। और ये काम केवल वेलोसिटी के लिए नहीं, यही काम एक्सेलरेशन के लिए भी कर सकते हैं। सुपर इम्पोज करना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन वाला एक्सेलरेशन, सब वो तीनों को दिमाग में रख के डायग्राम के डायरेक्शन के साथ किसी पॉइंट पर देखिए, वेक्टर सम कर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। आप लोगों के लिए मैं एक बार फिर से ये बता दूं, जैसे ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट था। चेक करिए, ए पे बी इधर, ओमेगा आर इधर, बी पे बी इधर, ओमेगा आर इधर, डी पे ओमेगा आर इधर, बी इधर, ए सी पे भी इधर, ओमेगा आर भी इधर। अब आप मुझे देखिए, ये था क्या, इनफैक्ट ये था रोलिंग इस तरह से, और किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी पूछ रहा था तो कैसे आप लिख रहे थे, यहाँ पर आप वी ए लिखते थे, कितना हो गया था, वी माइनस ओमेगा आर, मान लो वी बी लिखते थे, वी बी कितना हो गया था, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर। वी डी पूछता था तो लिख कैसे देते थे, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर, डायरेक्शन को भी फील करो। और यदि वी सी पूछता था तो क्या करते थे, वी प्लस ओमेगा आर। ओके तानिया, कोई कंफ्यूजन? ये पॉइंट क्लियर? हम लोगों ने क्या किया है, सुपर इम्पोज। अच्छा ये बताओ कि जब तुमने देखा रोलिंग और इसमें ये वी और ये ओमेगा आर, तो अकेले रोलिंग मत सोचो, एक तो सोचो ट्रांसलेशन और दूसरा सोचो रोटेशन, बाद में कवर कर लेना, अभी कंटिन्यू करो आगे। आप यदि काइनेटिक एनर्जी देखना चाहते हो तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे, तो एक तो ट्रांसलेशन का लिखो और एक रोटेशन का लिखो। एक किसका लिखो, ट्रांसलेशन का, और एक रोटेशन का। ओमेगा आर होता है भी, लेकिन ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या है फॉर्मूला, याद करो, हाफ आई, एम का भाई आई और वी का भाई ओमेगा, हाफ एम वी स्क्वायर के बदले रोटेशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक ना। वो ओमेगा आर तो भी होता है जब किसी पॉइंट, तीन इक्वल्स टू का मतलब कि मैथमेटिक्स तो वो हाँ है नहीं, कोई नंबर तो हम ऐड कर नहीं रहे, तो दो आइडिया ऐड करके तीसरे आइडिया के बराबर करूंगा तो उसमें इक्वल्स टू का साइन तो मैं यूज कर नहीं सकता, तो कोई साइन तो दो ऐसा जो फील दिलाए कि इक्वल्स टू जैसा कोई आइडिया है। बात समझ भाई, इक्वल्स टू किसके लिए यूज करते हैं, 2+3=5 लिखने के लिए, दो भैंस और तीन भैंस मिलके पांच भैंस, तो फिर इक्वल्स टू। लेकिन यहाँ पर ये ट्रांसलेशन है और एक रोटेशन है, एक भैंस है और एक शेर है, तो दोनों जोड़ के मैं थोड़े ना कहूंगा कि ये गधा बन गया, मतलब आइडिया है, बीच में कुछ एक तीन लाइन है, केवल ये बताने के लिए इक्विवेलेंट आइडिया, मतलब अगले वाले दोनों आइडिया को मिक्स करके ये पहला वाला मिलेगा। इक्वल्स टू का एक खास मीनिंग है, उससे अलग हट गए। अब देखो नीचे इक्वल्स टू है, नीचे इक्वल्स टू क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगा टोटल, वो ट्रांसलेशन को और रोटेशन के साथ इकट्ठा कर दो तो मिल जाएगा। अच्छा यहाँ एक एग्जांपल देखो जिसमें रोलिंग से कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन देखना थोड़े ध्यान से। ये मुझे बताओ कि यदि एक डिस्क है जो अपने सेंटर के अबाउट घूमने के लिए फ्री था,
और इसके ऊपर धागा लिपटी हुई थी। फील दिलवाने के लिए मैंने मासलेस आइडियल धागा, खूब धागा लपेट दिया। फील करो, जैसे वो पतंग के लिए वो चरखी बनाते हैं, लेकिन उसमें दो नहीं, केवल एक डिस्क है। उसके ऊपर धागा लपेट दिया और एक ब्लॉक यहाँ एम मास का, और डिस्क जो यहाँ है ये 6 एम मास का, और रेडियस है आर। ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, और ये नीचे गिरना शुरू करेगा और एच हाइट पे आ गया नीचे। तो क्या इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा? कितना होगा ये हम ढूंढ रहे हैं आज। बड़ा मन है कि मुझे पता चल जाए। और यहाँ ये डिस्क के जैसा है, तो सॉल्व करते वक्त क्या लिखेंगे? बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इंसान आलसी है तो मैंने लिखा सीओई। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक इक्वल्स टू गेन इन इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक एंड डिस्क। सर ऐसे कैसे? अरे तो एनर्जी यही तो है, ब्लॉक ने ही तो दिया होगा। सर टेंशन ने वर्क किया सिस्टम पे, नेटवर्क डन, टेंशन जीरो, और तो कोई वर्क करने वाला है नहीं, तो कंजर्व होना चाहिए मैकेनिकल एनर्जी। तो पोटेंशियल में जो लॉस हुआ वो गेन किसके किसके दिख रहा है? जब ये नीचे गिरा तो क्या ये ओमेगा नॉट से घूमते भी नहीं दिख रहा है? जब ये वी नॉट पाया होगा तो क्या वो डिस्क नहीं घूम रहा होगा? आदित्य पक्का ना? और ऐसे केसेस में हमने लिखना क्या सीखा है? एम जी एच इक्वल्स टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। लेकिन हमें तो चाहिए भी, ओमेगा को हटाऊं कैसे? एम जी एच इक्वल्स टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ 6 एम आर स्क्वायर बाई 2। अरे सर ये क्या आ गया? अरे मास 6 एम है डिस्क का, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के बाद, और इनटू वी नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब ये बताओ ये कहां से आ गया? सिंस वी नॉट इक्वल्स टू ओमेगा नॉट आर। वी नॉट किसके बराबर? ओमेगा नॉट आर। ए नॉट अल्फा नॉट आर, ऐसा कुछ कभी किया था? अभी वी नॉट ओमेगा नॉट आर लिख रहा हूं। पुटअप कर दो, सॉल्व करो, कितना आ गया? एम जी एच इक्वल्स टू ट्वाइस एम वी नॉट स्क्वायर, और वी नॉट आ गया अंडर रूट जी एच बाई 2। अंडर रूट 2gh तब होता जब इकलौता ब्लॉक गिर रहा होता, बिना किसी धागे वागे के सीधे गिरता। लेकिन अभी तो आपको दोनों घूम रहे हैं भाई, दोनों के पास एनर्जी आते दिख रहा है, ब्लॉक चल रहे हैं, डिस्क घूम रहा है। तो सर इसमें तो रोलिंग का कुछ नहीं है। अरे भाई मैं जानता हूँ रोलिंग का कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो दो अलग अलग एनर्जी को दिखाया ना मैंने। रोलिंग में खुद ही के ही पास दोनों है, हाफ एम वी स्क्वायर भी और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसका इस एग्जांपल का रोलिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं फिर एक बार बोल दूं। लेकिन दो एनर्जी यहाँ अलग अलग दिख रहे थे, अलग अलग ऑब्जेक्ट के पास, लेकिन रोलिंग में वही एक ही के पास हम ये एनर्जी देखने लगते। मैं पेज चेंज करूं क्या? यहां देखिए, ये जो डिस्क है ना, ये डिस्क, इसके ऊपर आइडियल धागा लिपटा हुआ है, आइडियल धागा लिपटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, आइडियल धागा लिपटा हुआ है, और ऐसे मैंने रेस्ट से इसे छोड़ दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अच्छा मुझे ये बताओ, ये मास एम रेडियस आर, तो ये नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरेगा तो कभी ना कभी ऐसा तो होगा ना कि ये आर, ये एच हाइट नीचे आ जाए सेंटर,
इस समय क्या ये सेंटर नीचे जाते दिख रहा है आपको? क्या ये डिस्क सेंटर के अबाउट घूमता भी दिख रहा है आपको? उस समय आपको भी बताने को कहा मैंने। यहाँ तो एक ही ऑब्जेक्ट है, इस डिस्क का क्या कहोगे आप? डिस्क क्या कर रहा है, ट्रांसलेट या रोटेट? तो रोलिंग के लिए जनरली जमीन पे जब करते देखते हैं तो वर्ड यूज करते हैं। यहाँ क्या कहेंगे? डिस्क इज इन जनरल प्लेन मोशन। डिस्क इज इन जनरल प्लेन मोशन। प्लेन मोशन, यहाँ ये क्या कहलाएगा? जनरल प्लेन मोशन में है। ना तो ये ट्रांसलेशन कहोगे प्योर, ना ही रोटेशन कहोगे प्योर। और अब आप क्या लिखने वाले हैं सॉल्व करते वक्त? बाई फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लफड़ा इस बात को लेके आया कि आखिर पोटेंशियल एनर्जी तो हमने सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ही पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते हैं। किसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं? सेंटर ऑफ मास। mgh ये किसके बराबर हो जाएगा? क्या केवल हाफ mv स्क्वायर से काम चलेगा, या प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब यहां पर सॉल्व करते वक्त mgh हाफ mv स्क्वायर, सेंटर के अबाउट हाफ mr स्क्वायर बाई 2, और ये v बाई आर ओमेगा के बदले। यहां भी सर v इक्वल्स टू ओमेगा आर। हाँ यार 99% केसेस mgh इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाई 4, 3/4 mv स्क्वायर mgh। तो v इक्वल्स टू अंडर रूट 4h बाई 4gh बाई 3। तो आपको ये भी पता चल गया। वो 6m का मास ही दिया गया था पिछले क्वेश्चन में डिस्क का बल्क, अभी जो है m मास का डिस्क है, और उसी का काइनेटिक एनर्जी सेंटर के अबाउट। ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास में गया ये क्वेश्चन। सर क्या इसमें हमसे ये नहीं पूछ सकता, बताओ सर टी क्या होगा, बताओ सर ए क्या होगा, बताओ सर अल्फा क्या होगा? सर पूछ लो पूछ लो, पूछ तो सकता है, लेकिन उसको एनालाइज कैसे करोगे? तो उसके एनएलएम वाला आइडिया। यदि आप सेकंड पार्ट वाले सॉल्यूशन को देखते हैं तो ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिलेशन सोचेंगे आप। ध्यान से देखिए, पहले हमने सोचा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या सोचा? mg माइनस टी इक्वल्स टू ma। अकल में आई बात? फिर हमने सोचा रोटेशन, सेंटर के अबाउट कौन, अब अबाउट किसके देखेंगे? अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो रोटेट कौन करवाएगा? टी। mg तो रोटेट करवाएगा नहीं, तो t इंटू आर इक्वल्स टू किसके बराबर? आई अल्फा। और रिलेशन, रिलेशन a इक्वल्स टू अल्फा आर। सर ये आपने 99% केस फिक्स कर दिया है, v इक्वल्स टू ओमेगा आर दिया है ना अभी 2 मिनट पहले। डिवाइड करो दोनों तरफ t से, a इक्वल्स टू अल्फा आर, या डिफरेंशिएट कर दो t से। ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिलेशन। जब आपको ऐसा सिचुएशन आए जहां फोर्स एनालिसिस करना हो, तो वहां वेलोसिटी एनर्जी कंजर्वेशन फोर्स के बारे में थोड़ी ना कुछ बताएगा, वो वेलोसिटी के बारे में जनरली चर्चा कर देता है मोस्टली। तो हम फोर्स का एनालिसिस करेंगे, एक्सेलरेशन का एनालिसिस करेंगे, तो जाएंगे एनएलएम में। एनएलएम में रोटेशनल डायनामिक्स में मैंने आपको स्टेप कहे हैं, ट्रांसलेशन सोचो, रोटेशन सोचो, रिलेशन सोचो, आप खत्म। सॉल्व मत करने लगना, वो घर में कर लेना बाद में। पेज चेंज करूं? ट्रांसलेशन सर कैसे आप देखते हो? भाई दो ही तो फोर्स हैं ले देके,
एक टेंशन दिख रहा है ऊपर और एक mg दिख रहा है नीचे, तो mg माइनस टी इक्वल्स टू mv। तीसरा तो कोई फोर्स नहीं है। सर mg को क्यों बड़ा माना? भाई एक्सेलरेशन नीचे है तो mg को तो बड़ा माना। और रोटेट किसके अबाउट कर रहा है? तो तुम टॉर्क किसके अबाउट देखोगे? जहां एक्सिस फिक्स नहीं होता, मैंने कंडीशन लिखवाया है खास करके, किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। यहाँ तो फिक्स एक्सिस नहीं है, तो जनरल प्लेन मोशन में क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। भाई तो रोटेशन जिसके अबाउट है उसी के अबाउट ना, उससे सेंटर से कितनी दूरी पे है टेंशन? तो टी इंटू आर हो गया टॉर्क, बराबर है अल्फा। नहीं सर, मैं तो mg इंटू आर बराबर है अल्फा लिखोगे तो अपने पैर पे यदि खुद कुल्हाड़ी मारोगे तो मैं तो वैसे ही कहूंगा, मना करूंगा मत मारो। बड़ा शौक होती है मार के देख। ठीक है, तो आपको दो ही फिक्स्ड एक्सिस है तो उसके अबाउट टॉ इक्वल्स टू अल्फा यूज करोगे, और यदि एक्सिस फिक्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास के अलावा कोई भी पॉइंट कहे लेने को तो हाथ उठा देना, ना ना सर ने मना किया, हम पता गलती से भी मत लो, सेंटर ऑफ मास लो। सर ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि यदि कोई और पॉइंट लोगे ना, उस पॉइंट के मोशन के कारण वहां कई तरह के एक्सेलरेशन होंगे, कई तरह के एक्सेलरेशन होंगे, तो उस पॉइंट में जब टॉर्क देखोगे तो स्यूडो फोर्सेस बनेंगे। स्यूडो फोर्स अप्लाई होगा कहाँ? जाके सेंटर ऑफ मास पे, फिर उनके टॉर्क को भी कंसीडर करना होगा। वैसे तो टॉर्क दिख नहीं रहा है, 25 फोर्स और बढ़ा के क्या कर लोगे? गलत ही करोगे, और क्या करोगे? कभी लफड़े में मत पड़ना। तो सर सेंटर ऑफ मास से यदि हम लेते हैं एक्सिस अबाउट टॉर्क सोचते हैं तो क्या फायदा होता है? सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन पॉइंट कौन है? स्यूडो फोर्स का एप्लीकेशन पॉइंट कौन है? सेंटर ऑफ मास। उन सारे स्यूडो के जो है टॉर्क हमें नहीं सोचना पड़ता। mg का एप्लीकेशन पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, mg का भी टॉर्क नहीं सोचना पड़ता। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास लो, सेंटर ऑफ मास। ये नहीं कि टॉर्क निकालना नहीं आएगा, टॉर्क नहीं निकलेगा। भाई क्यों जोर शॉर्टकट से आप रिजल्ट तक पहुंचने वाले हो, उसे लंबा क्यों करोगे रास्ते? यदि कोई रुका हुआ हो ऑब्जेक्ट, इसका मतलब रोटेट कर ही नहीं रहा, तो आपको जो मर्जी वो पॉइंट लेके टॉर्क जीरो कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई कंडीशन नहीं कि सेंटर ऑफ मास ही लो, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन वहां कोई भी मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन, और रोटेट कर ही नहीं रहा, तो किसी भी एक्सिस के अबाउट ने टॉर्क दी। तो रुका हुआ हो ऑब्जेक्ट तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क आप कर सकते हो जीरो। एक बार इसे देखो, ये इसका भी जनरल प्लेन मोशन से कोई लेना देना नहीं है। ये एक रॉड है एम मास एल लेंथ का, ये भी एम मास एल लेंथ का, और ये रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। इसका मैक्सिमम वेलोसिटी कब दिखेगा? जब सेंटर ऑफ मास लोएस्ट पोजीशन पे आएगा। और वो कब आएगा? जब ये वर्टिकल ऐसे नीचे चला आए। इस समय हम ढूंढ रहे हैं ओमेगा कितना होगा। तो इस एग्जांपल में क्या लिखने वाले हैं? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या यहाँ कोई ट्रांसलेशन सोचेंगे? नहीं, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में ट्रांसलेशन में कोई लफड़ा नहीं पालेंगे। तो क्या लिखेंगे? ये जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो, एक रॉड तो कितना नीचे आया? L/2। और दूसरा रॉड कितना नीचे आया? सेंटर उसका। एक का सेंटर कितना नीचे आया, दूसरे का सेंटर कितना नीचे आया? mgl। और ये किसके बराबर? हाई, हाफ आई सिस्टम इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये आई सिस्टम कैसे लिखूंगा सर? 3mgl/2। आई सिस्टम ऐसे लिखोगे, पहले रॉड का ml²/3, याद करो, याद आ गया। और दूसरे रॉड का उसके उसके खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या लिखते थे? ml²/12, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ml² इंटू ओमेगा स्क्वायर। दो रॉड है ना, तो दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। पहले वाले का किनारे के अबाउट घुमा रहे हो तो ml²/3, और दूसरे वाले को किनारे के अबाउट नहीं घुमा रहे, दूसरा वाला इसके अबाउट जो लिखना जानते हो ml²/12, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम
तो इसके अबाउट दूसरे वाले का I2 कैसे हो जाएगा, ml²/12 प्लस ml²। और पहले वाले का कैसे लिखोगे सर, पहले वाले का लिखूंगा I1 डायरेक्ट ml²/3। बात समझ में आई या नहीं कृतिन, ये समझ में आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रॉड का, पहले वाले रॉड का किसके अबाउट घूमना देख रहे हो, किनारे वाले पॉइंट के अबाउट, तो कितना लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml²/3। अरे ये तो याद कर लोगे इतने दिन में। अब दूसरे वाले का किसके अबाउट देख रहे हो, सेंटर से L डिस्टेंस पे पॉइंट के अबाउट, सेंटर के अबाउट कितना होता, अभी पहले किस डायरेक्शन में थी, वर्टिकल, और यहाँ आके कैसी हो गई है, हॉरिजॉन्टल, तो घूमी नहीं क्या। अरे रे रे रे, ये लकड़ी के दो फेविकोल से जुड़ा हुआ टुकड़ा है, हाँ, और ये ऐसे आया, तो क्या घूमना नहीं कहोगे, वो पॉइंट के अबाउट ये लकड़ी का टुकड़ा नहीं घूमता दिख रहा है ना, ना नहीं दिखेगा, कैसे दिखेगा, दिखी नहीं ना। अबे तू कैसे निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका रास्ता क्या होता है, इमेजिन करिए कि वो यदि सेंटर के अबाउट घूमता तो क्या होता, घूम नहीं रहा, इमेजिन करिए ml²/12, नहीं वो भी नहीं याद होगा। अरे वो याद है रॉड का खुद का अपने एक्सिस के सेंटर के अबाउट, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम कितना, कितने डिस्टेंस पे है जिसके अबाउट घूमता दिख रहा है ऑब्जेक्ट, L, D डिस्टेंस L है यहाँ, D के बदले। एक रॉड यदि केवल ये O पॉइंट है और ऐसे घूमता दिखे आपको, उस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखोगे, सर मैं तो क्वेश्चन छोड़ दूंगा, तो 99% बच्चे यही करेंगे, तुम भी छोड़ दो, लोकतंत्र बहुमत के साथ हो, और नहीं छोड़ना चाहो तो उसके सेंटर के अबाउट इमेजिन करो और पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर दो। सेंटर के अबाउट कितना होता है रॉड का, और ये कितने डिस्टेंस पे है, D, तो ml²/12 प्लस md²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का अचार डालने के लिए थोड़ा ना रखा हुआ है, उसका उपयोग करना है, कैसे करेंगे, जो सेंटर के अबाउट नहीं घूम रहा है, किसी और एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, लेकिन है सेंटर से जाने वाले एक्सिस के पैरेलल, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। आई बात समझ में। टेस्ट में ऐसे दो ही क्वेश्चन है, गलत होगा तो कोई खास बात नहीं, केवल दो है, ज्यादा नहीं, ठीक है। और यहाँ जितने मैंने अभी एग्जांपल दिए हैं इसमें से 3 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं। हाँ ये तो तुम्हें यदि छत से फेंकूं तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब सर से टकरा रहा होगा जमीन से, तब पोटेंशियल एनर्जी जहाँ मिनिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब दिख रहा है तुम्हें, देखो तो यहाँ ध्यान से, इसका पोटेंशियल एनर्जी कब मिनिमम दिख रहा है, सब कोई बोर्ड पे ध्यान से देखो, इस सिस्टम का सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगा, है नाम देता हूं, राम, मोहन, सोहन, कौन सा ठीक लग रहा है पोजीशन, राम वाला, मोहन वाला, सोहन वाला, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगा, हाँ मोहन वाला, तो वहां वो जो है ओमेगा मैक्सिमम होगा। आई बात समझ में। अरे सिंपल लॉजिक है यार, आम तोड़ते हैं, तो आम तोड़ेंगे तो जब जमीन पे जाएगा टकराने तब सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगा, पोटेंशियल एनर्जी वहां मिनिमम है, काइनेटिक मैक्सिमम। बॉल ऊपर फेंकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होगा, जब मैक्सिमम हाइट पे होगा बॉल, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। सर सेंटर ऑफ मास सबसे नीचे होगा, ये मुझे दिखेगा कैसे, एग्जाम में क्वेश्चन गलत करोगे दिख जाएगा, सिंपल सी बात। हाँ कौन सा एग्जाम्पल, जिस पे रहा, अच्छा महाभारत जहाँ शुरू हुई, चलो यहाँ देखो, नोट करो, नोट कर लो, ये वाला किसमें L लिखा, mgl क्यों, अच्छा रॉड का पहले सेंटर देखो तो कितना नीचे आया है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये, हॉरिजॉन्टल लाइन ये, सेंटर कितना जमीन पे की तरफ कूदा है, H बताओ तो, दूसरे वाले रॉड का H2 कितने कितने के बराबर, 3L या L/2, L, बस इसीलिए L लिखा। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी या तो सेंटर ऑफ मास लेके देखेंगे, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लेके दिखेंगे, या सिस्टम में 4 ऑब्जेक्ट हैं तो अलग अलग का लिख देंगे सेंटर ऑफ मास देख के, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। अब बताओ वो दूसरा H1 कितना आया था, H1 L/2 कैसे आया था, क्योंकि ये सेंटर कितने डिस्टेंस पे है, ये तो ऐसे ही घूम के आया होगा, L/2 रॉड के सेंटर में सेंटर ऑफ मास, L/2 नीचे आया, तो पहले वाले का ये पहला रॉड और ये दूसरा रॉड, दोनों के पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ उनको सम किया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी लॉस, ठीक है, ओके।
तो सर आज आपने जो कहानी शुरू की उस कहानी में तो जनरल प्लेन मोशन आपने बताया और फिर घूम गए कहीं और। एक काम करो, ये वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ध्यान से देखना। फिर से आ जाओ, एक बार घूम घाम के वापस। रेडियस है 2 मीटर और ओमेगा है 1 रेडियन पर सेकेंड। बताइए ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? फाइंड वी ए, वी बी, वी सी एंड वी डी। आराम से कॉपी पे लिखिएगा, चित्र बनाइएगा, घबराइएगा नहीं, जल्दबाजी मत करिएगा। आपको क्या क्या बताना है? ए बी सी डी पॉइंट का वेलोसिटी बताना है। और 220 का ऐसा और एक का होगा 5। चलिए यहां देखते हैं कि ये जो जनरल प्लेन मोशन है ये कॉम्बिनेशन है। कृतिन 3 लाइन आए हैं, फिर से घबराना मत। ये वी से जा रहा है और ये केवल घूम रहा है। ये 2 आइडिया, तो ऐसे लिखूंगा 2 आइडिया, तो कंफ्यूजन में ना आ जाओ, थोड़ा जगह लेके लिख रहा हूं। 2 आइडिया देखिए, वी वाला हर एक जगह भी, और ये घूमने वाला के कारण भी ओमेगा आर के बराबर, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी ओमेगा आर। तो अब यदि आप ए वाले पॉइंट के देखें तो ये तो 5 था, तो ये तो 5 5 5 5 ओमेगा आर 1 इंटू रेडियस कितना है 2, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड बदल जाता है, यूनिट अब चेंज हो चुका है। ये तो सारे मीटर पर सेकेंड थे ही, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये ओमेगा आर 1 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, 1 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये यदि सुपर इम्पोज होंगे तो सुपर इम्पोज होंगे तो कैसे? यहाँ देखिए ये ओमेगा आर जो कि आ गया था 2, और ये देखिए वी जो कि है कितना, वी जो कि है 5। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा ये पॉइंट पे? तो आप ये पॉइंट पे वी ए क्या लिखने वाले हैं? वी ए लिखने वाले हैं 5 माइनस 2 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। जबकि सी वाले पॉइंट पे देखिएगा वी और ओमेगा आर दोनों एक तरफ, तो ये वीसी कितना हो जाएगा? वीसी हो जाएगा 5 प्लस 2 दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड। और यदि आप बात करते हैं ये चाहे बी पॉइंट की या डी पॉइंट की, इन दोनों के जो होंगे वी डी या वी बी, ये वी डी और वी बी एक जैसा स्पीड, डायरेक्शन तो डायग्राम में दिख रहा है, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अंडर रूट 29। यही ना? क्या ये मुश्किल काम है? अब यहां यदि मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, ए पॉइंट पर, जमीन पर ये फिसल रहा था ना, ए पॉइंट पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा और फ्रिक्शन का नेचर क्या होगा?
तो चूंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव कर रहा है, ए वाले पॉइंट का वेलोसिटी देखो कितना है, क्या 0 है, मूव कर रहा है, तो यहाँ जो फ्रिक्शन होगा वो होगा काइनेटिक, और वेलोसिटी जिधर है उसके अपोजिट। 9, हाँ बोलो। अब तुम्हें वो नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये सुपरपोजिशन दिख रहा है ना, इससे ज्यादा अकल लगाओ ही मत, ठीक, इससे ज्यादा अभी मत अकल लगाओ, क्योंकि कम सुपरपोजिशन है ना, तो तुम्हें वो दिख तो नहीं रहा, तुम्हें सोचने का ये तरीका नहीं दिख रहा है, इसीलिए ना कोई नया तरीका दे दिया गया है। अब मुझे ये बताओ, एक नया टर्म सीखो, बताओ सीखो, यहां लिखा गया है प्योर रोलिंग, एक नया पॉइंट है, इज ए स्पेशल केस ऑफ रोलिंग when point of contact is at rest with respect to the contact surface. Hence, friction must be static in this case. Hence, friction must be static in this case. ये डिफिनीशन है। सर एक तो पूरा लिखवा देते हो फिर कहते हो डिफिनीशन है। अरे सोचो तो, प्योर रोलिंग टर्म मिलेगा तो आईआईटी में रोलिंग और प्योर रोलिंग दो टर्म है आईआईटी के एडवांस में, लेकिन आईआईटी के मेंस की जब बात करूंगा या मेडिकल की बात करूंगा तो उन लोगों के लिए रोलिंग और प्योर रोलिंग एक ही क्वेश्चन है, एक ही टर्म है, वो दो नहीं सोचते। तो यदि नीट के पेपर बनाने वाले एनटीए के आईआईटी के मेंस के पेपर में हाथ लगा रहे हैं तो वो रोलिंग यूज कर देंगे प्योर रोलिंग के लिए, और एडवांस में आपको रोलिंग कहा गया है तो ध्यान रखिएगा प्योर नहीं है वो, और प्योर रोलिंग कहा गया है इसका मतलब है प्योर रोलिंग है। अंतर करने की कोशिश करिएगा आईआईटी के एडवांस में, एडवांस से पहले सबके लिए दुनिया एक जैसी, रोलिंग प्योर रोलिंग सब एक है, लेकिन जैसे ही थोड़ा रिफाइंड होगा सोचने का तरीका, प्योर रोलिंग इज ए स्पेशल केस ऑफ रोलिंग when point of contact is at rest so that friction must be static in that particular case. और static friction का डायरेक्शन क्या है? It depends on need. आप कोई डायरेक्शन नहीं याद कर सकते, तो सर्कमस्टेंसेस के साथ बदलता दिखेगा। यहां चेक करिए, यदि आपसे इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉल को लुढ़कते दिखाया गया, या डिस्क है, डिस्क इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, और कहा गया ये रफ सरफेस होगा, तभी होगा प्योर रोलिंग पॉसिबल, क्योंकि यदि स्मूथ होगा तो नॉर्मल नहीं घुमाएगा, सेंटर से गुजर रहा है, एमजी नहीं घुमाएगा, सेंटर से गुजर रहा है, फ्रिक्शन है नहीं, तो स्लाइड करते आएगा। स्मूथ सरफेस पे बॉल रखोगे, डिस्क रखोगे, स्लाइड करते आएगा, लेकिन रफ सरफेस पे रखोगे तो लुढ़कते आएगा, और वो प्योर रोलिंग हो सकता है सफिशिएंट रफ हो तो। और क्वेश्चन में कहा गया प्योर रोलिंग, ये एच हाइट ऊपर से लुढ़कते हुए आया, और जब ये नीचे आया तो इसके पास कुछ वेलोसिटी तो होगा, आपको बस वही बताना है, एच हाइट नीचे आने पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो सॉल्व करते वक्त आप क्या लिखेंगे? बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी mgh,
काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और प्योर रोलिंग है तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर इन प्योर रोलिंग, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होना चाहिए? रेस्ट पे। तो v और ओमेगा आर का क्या होगा? देखो इधर ओमेगा आर और इधर v, ये दोनों क्या होने चाहिए? एक जैसा। समझ में आया? ये कैंसिल आउट होगा तभी तो रेस्ट, तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर। यूज कर लो, सॉल्व कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। mgh इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mr स्क्वायर बाय 2 v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा mgh इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा 2 3 बाय 4। mgh इक्वल्स टू 3 बाय 4 mv स्क्वायर, v का वैल्यू हो गया अंडर रूट 4h 4gh बाई 3, अंडर रूट 4gh बाई 3। क्या ये आइडिया समझ में आ गया? अब आप पूछोगे 2 मिनट बाद कि सर यहाँ एनर्जी कंजर्व कैसे रहा, रफ कह रहे हो सरफेस। तो याद करो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या मूव कर रहा है या रेस्ट पे है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? किसी भी मोमेंट पे जहां फ्रिक्शन लग रहा था उस पॉइंट का 0, तो वर्क डन स्टैटिक फ्रिक्शन का इस केस में 0 आ रहा है, इसलिए एनर्जी कंजर्व है। लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक वैलिड है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी कितना प्योर रोलिंग में? बोलो क्या कहा गया है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्योर रोलिंग का डिफिनीशन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शुड बी एट रेस्ट, फ्रिक्शन मस्ट बी स्टैटिक। अरे लिखवाया है ना डिफिनीशन पहले, और इस क्वेश्चन में ऊपर लिखा है कि नहीं प्योर रोलिंग। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट का मतलब वर्क डन कितना? 0। सर ब्लॉक तो चला आया, हाँ आ गया, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट घसीटा नहीं गया। यदि घसीटा जाता तो काइनेटिक फ्रिक्शन, फिर वर्क आप ये नहीं कह सकते थे कि एनर्जी कंजर्व, तो फ्रिक्शन के काइनेटिक होने पर उसके वर्क को भी कंसीडर करना पड़ता। बोलो अभी मत करो नॉर्मल रोलिंग। मैंने क्या कहा? इंडिया के 99% बुकों में यही लिखा है नॉर्मल रोलिंग इज प्योर रोलिंग, लेकिन उन गधों को यदि नहीं पता कि प्योर रोलिंग अलग होता है तो तुम भी गलत करो, लाइन में लग जाओ। तो एडवांस में जब आएगा तो क्या करना? मैं रिफाइंड स्टूडेंट हूँ, मैं रोलिंग और प्योर रोलिंग को अलग सोचूंगा। तो दुनिया में सब नहीं सोचते, तुम नहीं सोचो तो सबको कहाँ मिलता है रैंक? नहीं मिलता। तो मैं अंतर कर रहा हूँ ये कह के 99% किताब इंडिया का लिख रहा है रोलिंग इज प्योर रोलिंग, वो प्योर रोलिंग वर्ड यूज ही नहीं करता। और एडवांस ने यदि कर दिया तो तुम क्या करोगे? तुम भी गलत करने के लिए भीड़ में खड़े होना चाहते हो तो हो जाओ, ठीक है? आज से याद रखो आगे के लिए, प्योर रोलिंग इज समथिंग डिफरेंट देन रोलिंग। और फिर मैंने क्या कहा? मेडिकल का पेपर लो तो दिमाग से निकाल दो, तुम अच्छे बच्चे हो, दिमाग हटा दो। गधों ने पेपर बनाया, गधों की तरह सॉल्व करूंगा, काम खत्म, आगे बढ़ो। यहां जल्दी से सोच के बताओ, ये है आप देख रहे हो सॉलिड स्फीयर, और ये रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट h हाइट से, और नीचे पहुंचाइए, इसके पास v कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं, और क्वेश्चन में कहा गया प्योर रोलिंग। तो सॉल्व करते वक्त कौन सा अकल लगाओगे? बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। mgh इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ 2/5 mr स्क्वायर इंटू v बाई आर का स्क्वायर। सर अब आप ओमेगा लिखना भी छोड़ दिए? अरे बहुत बार लिख लिया। चलो mgh इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाई 5
7 mv²/10, v हो गया 10 gh/7 स्क्वायर रूट, काम खत्म। सर आपने एनर्जी कैसे कंजर्व कर दिया, सर आपने I2/5 mr² कैसे लिख दिया, सर आपने mgh पोटेंशियल एनर्जी लॉस कैसे लिख दिया। छोड़ दो रोटेशन, और यदि समझ में आ गया तो खत्म हो गया रोटेशन। मतलब आप लिख पा रहे हो सोच करके कि एनर्जी कंजर्व है, तो बड़ी खुशी की बात। यहाँ कोई कंफ्यूजन? सर आप एनर्जी 2 क्यों सोचते हो भाई? जनरल प्लेन मोशन में बार बार कहा है, इट इज सुपरपोजिशन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ। तो या तो मैं आधे घंटे लगा के वो, या 1 घंटे लगा के वो डिराइव करके बताओ, या सीधे आप याद रखो, 2 टुकड़े हैं इकट्ठा करो। सर मुझसे डेरिवेशन पूछेगा तो स्कूल में भी तो कभी कभी क्लास करते हो, पन्ने चिपका देना, वही ले जाते। यहाँ देखो आगे आपसे कहा गया कि ध्यान से सुनना, फिर से वही सॉलिड स्फीयर इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, और ये स्मूथ सरफेस है, तो नीचे पहुंचने पर वेलोसिटी क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं, h हाइट। तो यहां पर आप क्या कहोगे, स्मूथ है तो क्या रोल करेगा, क्या करेगा, ओमेगा आएगा। कौन लाएगा ओमेगा? ओमेगा के लिए टॉर्क चाहिए, टॉर्क कौन देगा, नॉर्मल, सेंटर से गुजर रहा होगा, mg सेंटर से गुजर रहा होगा, सेंटर के बाद टॉर्क क्या हो गया, 0। तो यदि सोचो ना, एक इंक्लाइन प्लेन बनवाओ, उस पे खूब तेल बिहारा दो, बिखेर दो ऑयल, और उस पे एक सॉलिड स्फीयर रख दो, तो लुढ़कते आएगा कि स्लाइड करते फिसलते आएगा? तो फिसलते आ जाएगा, कोई रोलिंग वॉलिंग नहीं, फ्रिक्शन नहीं है तो कोई रोलिंग नहीं। तो क्या लिखोगे, mgh इक्वल्स टू हाफ mv², v हो जाएगा √2gh, नो रोलिंग, नो रोटेशन, और बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन mgh इक्वल्स टू। तो आप अब ये इस बात का भी ध्यान रखो कि स्मूथ है कि रफ है। स्मूथ होगा तो अलग आंसर आ जाएगा, रफ होगा तो अलग, और रफ होगा कुछ नहीं कह रहा तो प्योर रोलिंग। क्यों मालूम? क्योंकि इंसान आलसी है, नहीं बोल रहा, नहीं तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट देगा, तो फिर मैं सोचूंगा, फिर मैं पता करूंगा कि इतने फ्रिक्शन पे ये रोल करेगा कि स्लाइड करते आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा कि स्टैटिक लगेगा, सब सोचूंगा। और यदि केवल रफ लिख के छोड़ दिया, मतलब प्योर रोलिंग करने को कह रहा होगा, क्योंकि अदरवाइज हम डिसाइड ही नहीं कर सकते और कोई रहा तो। नहीं तो म्यू का वैल्यू दे तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि स्लाइड करेगा कि रोल करेगा। सर कैसे डिसाइड करोगे? अगला पॉइंट वही है। यहां क्या पिछला पेज चाहिए? जल्दी छपाई करो। मुझे ये बताइए आप, ये एग्जाम्पल मत लिखिए, यहां लिख दीजिए कंसेप्ट या फॉर्मूला डेरिवेशन, फॉर्मूला डेरिवेशन। और यहां जो फॉर्मूला आएगा हनुमान चालीसा की तरह 7 बार पाठ करिए, याद कर जाइए। सर 7 बार में नहीं याद होगा तो 700 बार पाठ करिए, कौन रोकेगा? जय बजरंगबली। मुझे ये बताइए कि यदि ये रफ सरफेस हो इंक्लाइंड थीटा पे, और उस पे एक स्फीयर रखा गया है या डिस्क रखा गया है, देख के तो लग नहीं रहा। अब मुझे ये बताइए, इसके लिए कहा जा रहा है कि ये प्योर रोलिंग कर रहा है। अच्छा, प्योर रोलिंग कर रहा है तो इसके सेंटर का एक्सेलरेशन किधर दिखेगा आपको? नीचे की तरफ। और ये घूमता कैसे दिखेगा? ऐसे। ये घुमाने वाला काम करेगा कौन? क्या ये नॉर्मल है जो घुमा सकता हो? क्या ये mg cos थीटा घुमाने, mg sin थीटा घुमाने का काम कर पाएगा? क्या ये mg cos थीटा घुमाने का काम कर पाएगा? क्यों नहीं ये सब घुमा सकते हैं इसे? क्योंकि सेंटर से गुजर रहे हैं। तो इसको ये जो अल्फा है ऐसे घुमाने वाला, ये टॉर्क देगा कौन? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को पॉइंट कहां लगेगा? वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो किधर होना चाहिए? पीछे या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? तुम्हें तो नहीं पता चलेगा।
ऊपर या नीचे? पक्का? चलो तो ये, और होगा कैसे? एफ एस, और एफ एस म्यू एन नहीं होता। एफ एस याद करो, एफ एस जो है लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एन होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये नहीं कि उछल पड़े म्यू एन लिख दूंगा, अरे कैसे लिख दोगे यार, म्यू एन नहीं लिख सकते, जो लिमिटिंग कंडीशन ऐसा है। अभी फिलहाल आपसे कोई कहे क्या, फाइंड ए अल्फा एफ एस, तो ये तो दिख ही गया कि 3 अननोन है, तो 3 इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो शुरू हो जाओ। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में पहला इक्वेशन n बराबर mg cos थीटा, और दूसरा इक्वेशन mg sin थीटा माइनस एफ एस इक्वल्स टू ma। यदि आप लोगों को पसंद आ जाए तो बड़ी खुशी की बात। नेक्स्ट आगे बढ़ो। रोटेशन, किसके अबाउट देखोगे? बहुत बढ़िया, अबाउट सीएम, और कुछ कर ही नहीं सकते। तो टॉर्क क्या लिखते हैं? टॉर्क इक्वल्स टू देखो एफ एस इंटू आर, और ये किसके बराबर? आई अल्फा। आई किसके बराबर? तो सेंटर ऑफ मास, भूल मत जाइएगा। सेंटर ऑफ मास को ऐसे भी लिख देते हैं, एफ एस इंटू आर इक्वल्स टू आई जी इंटू अल्फा। ये हो गया तीसरा इक्वेशन। और एक रिलेशन भी जानते हो, रिलेशन इक्वल्स टू रिलेशन। ये रिलेशन सर कैसे सोच लेते हो आप? यही तो 3 चीजें सोचने को कहा है यार, और तो कुछ मैंने कहा ही नहीं। रिलेशन ए इक्वल्स टू अल्फा आर। तो आप 4 अननोन, यदि यहाँ एन भी कह देता तो 4 अननोन हो जाते। ये सारे वैल्यूज आ गए। अब इनको सॉल्व करेंगे और रिजल्ट आएगा। तो मैंने तो बड़ा मेहनत किया है, रिजल्ट याद कर गए, और तुमसे भी एक्सपेक्ट करते हैं तुम भी याद कर। और सॉल्व करना हो तो कोई खास बात नहीं है, उठा लो, लास्ट वाले 3 इक्वेशन को मैनिपुलेट करो, लास्ट वाले 3 इक्वेशन को मैनिपुलेट करो। देखो, फ्रॉम 4 and 3 एफ एस इंटू आर इक्वल्स टू आई जी इंटू अल्फा के बदले ए बाई आर। तो आपको यहां से ए का वैल्यू, नाउ यूजिंग एफ एस इन 1 इक्वेशन में पुटअप करो, एम जी साइन थीटा माइनस आई जी ए बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम ए, और इसको सॉल्व कर लो। आई जी आई ए बाई आर स्क्वायर को राइट साइड ले जाओ, एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम प्लस आई जी बाई आर स्क्वायर, और ये एम को बाहर ले लेते हो यदि, अभी तो साथ में ही रहने दो यार, सबको साथ में रखना चाहो तो साथ में, एम ए प्लस आई जी ए बाई आर स्क्वायर, और यहां से ए फ्री कर लेते हैं। तो ए फ्री कर लेते हैं तो अगले पेज पे मैं लिख देता हूं। वो एम तो ये एम ए कॉमन, एम कॉमन ले लो तो यहां से आ जाएगा एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए ब्रैकेट में 1 प्लस आई जी बाई एम आर स्क्वायर, और यहां से एम एम दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया। ए का वैल्यू आ गया जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ये आ गया ए का वैल्यू। जी साइन थीटा, पहले 4 और 3 मैनिपुलेशन हो गया कंप्लीट। 4 और 3 सर मैं तो अभी लिखना ही शुरू किया, जल्दी लिख लो फिर बताऊंगा। और जिनको ए पता चल गया वो अब एफ एस में रख दो, एफ एस में रख दो, देख लो एफ एस कितना आ गया। एफ एस वाला इक्वेशन जो आया था उसमें रख दो ए ले जाकर।
याद करिए, यदि फ्रिक्शन नहीं रहता था तो एक्सेलरेशन आता था जी साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन है लेकिन स्टैटिक है, तो फ्रिक्शन अब जी साइन थीटा तो नहीं होगा, उससे कुछ कम होगा, तो जी साइन थीटा को डिवाइड करिए एक से ज्यादा से, तो एक प्लस आई जी बाय आर। फिर से सोचो, स्मूथ सरफेस पे एक्सेलरेशन कितना होता, जी साइन थीटा, यहाँ अब जी साइन थीटा से कम होगा, तो जी साइन थीटा अपॉन, क्योंकि फ्रिक्शन है, 1 से ज्यादा से डिवाइड करना है, 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, 1 प्लस आई, आई भी भूल गए कहाँ, तो आई जी बाय एम आर स्क्वायर, या जी नहीं लिखो, आई एक ही याद रखते हैं, सेंटर तो सेंटर, आई बाय एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट का आई अलग अलग होगा, ये फॉर्मूला बना के याद रखो, डिस्क है अलग, रिंग है अलग, वो स्फीयर है अलग। अच्छा बताओ, रिंग होगा तो क्या, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई एम आर स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, जी साइन थीटा बाय 2। यदि डिस्क होता तो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय 2 बाय एम आर स्क्वायर, 1 बाय 2, 1 प्लस 1 बाय 2, 3 बाय 2, 2 जी साइन थीटा बाय 3। यदि सॉलिड स्फीयर हुआ तो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 बाय 5। अब एम आर स्क्वायर बोलना भी छोड़ दो, 2 बाय 5 एम आर स्क्वायर तो टाटा बाय बाय। ये बात समझ में आई? कई लोग इसको लिख देते हैं आई जी के बदले एम के स्क्वायर और एम एम काट के भगा देते हैं। अरे तो फिर तो के पे भी जाके टेंशन लेना पड़ेगा, तो मैं तो आई ही लिख के रुकता हूँ, आई लिखूंगा तो आई में अब पता है मुझे, रिंग चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, दोनों का एक्सेलरेशन एक ही जैसा होगा प्योर वॉल्यूम में, एम और आर तो कट जाता है ना यार, देखो, तो रिंग बड़ा हो या छोटा, ए का वैल्यू यही आएगा, जी साइन थीटा अपॉन 2। ओके ना? अब ए यदि ये आ गया तो एफ एस कितना आया था, एफ एस इंटू आर था, क्या लिख रहे थे यार, एफ एस इंटू आर, आई इंटू ए बाई आर, आई इंटू ए बाई आर, आई इंटू ए बाई आर, और आई भी जी वाला, तो ए और जी में कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, थोड़ा ध्यान रखना। तो यहां से एफ एस का वैल्यू रख दो, अरे एफ एस तो चाहिए, एफ एस का वैल्यू लिख दो, आई जी बाई आर स्क्वायर, और ए का वैल्यू रख दो, क्या था, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई जी बाई एम आर स्क्वायर। एक काम करो, आई जी बाई आर स्क्वायर तो ठीक ठाक, जी साइन थीटा भी ठीक, ये आई जी बाई एम आर स्क्वायर कॉमन ले लो ब्रैकेट से बाहर। अरे सर ऐसे कैसे बाहर ले लोगे, एम आर स्क्वायर बाई आई जी यहाँ लिख लूंगा, घबराओ मत, ये आई जी टाटा बाय बाय हो गया, ये आर स्क्वायर टाटा बाय बाय हो गया, और एफ एस कितना आ गया, ध्यान से देखना, एम जी साइन थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर बाई आई जी प्लस 1, एम आर स्क्वायर बाई आई जी प्लस 1। सोचो, यदि रुका रहता कोई ब्लॉक रफ सरफेस पे, इंक्लाइन सरफेस पे, तो एफ एस चिल्ला चिल्ला के कहते थे एम जी साइन थीटा के बराबर, एम जी साइन थीटा के बराबर। यहाँ एम जी साइन थीटा के बराबर नहीं होगा, थोड़ा अलग होगा, एम जी साइन थीटा अपॉन एक से ज्यादा 1 प्लस क्या, एम आर स्क्वायर बाई आई, एक्सलेशन वाले से उल्टा। एक्सलेशन वाले से उल्टा का मीनिंग यदि आप वैसे याद रखना चाहते हैं तो एफ एस इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ऊपर में एम आर स्क्वायर और नीचे आई एम आर स्क्वायर बाय, जबकि एक्सलेशन में आई बाय एम आर स्क्वायर, एक्सलेशन में आई बाय एम आर स्क्वायर। और जबकि फ्रिक्शन में एम आर स्क्वायर बाय। आसान तो है, इसीलिए बच्चे गड़बड़ करते हैं, कहाँ एम आर स्क्वायर बाय और कहाँ आई बाय एम आर स्क्वायर, वो नहीं याद रखते। अल्फाबेट में ए पहले है, एक्सलेशन के टाइम पे आई एम में न्यूमरेटर में रखो आप आई और डिनोमिनेटर में रखो एम, आई बाय एम आर स्क्वायर। और यदि एफ एस देख रहे हो, एफ एस में जस्ट अपोजिट, एम आर स्क्वायर ऊपर में, डिनोमिनेटर में ही फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, एम आर स्क्वायर ऊपर में, आई एम आर स्क्वायर बाय। ए के लिए आई बाय एम आर स्क्वायर, आई एम, ए के लिए आई एम, ए जी साइन थीटा अपॉन 1 से ज्यादा 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, और इसके लिए एम आर स्क्वायर बाय। तो थोड़े प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाए।
दोनों में, इसमें mg sin थीटा फिर कैसे याद रखे? तो ये तो एक्सेलरेशन था ना, तो g sin थीटा। और यदि स्टैटिक होता, ब्लॉक रुका इंक्लाइन रफ सरफेस पे, तो mg sin थीटा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे अलग, उससे कम, mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस mr स्क्वायर बाय mg sin थीटा होगा ना फ्रिक्शन, यदि इंक्लाइन प्लेन पे रफ पे रुकता ब्लॉक, यहाँ ब्लॉक नहीं रोल कर रहा है, उससे थोड़ा कम, mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस mr स्क्वायर बाय। अब किसी सरफेस पे, यहां देखो, किसी सरफेस पे कंडीशन क्या होगा? कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। कैसे सोचते? प्योर रोलिंग में F क्या होता है? Fs, और Fs क्या होता है? लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एन। Fs अभी अभी याद किया आपने, mg sin थीटा अपॉन क्या था भाई नीचे? 1 प्लस mr स्क्वायर बाई आई, और इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू, और n के लिए क्या था? mg cos थीटा, याद आया? n mg cos थीटा। देखो m टाटा बाय बाय, g टाटा बाय बाय, और यहां आ गया cos थीटा से डिवाइड कर दो, tan थीटा अपॉन 1 प्लस mr स्क्वायर बाय आई। म्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए tan थीटा अपॉन 1 प्लस mr स्क्वायर बाय आई से। tan थीटा एक नंबर होगा, और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस समथिंग एक नंबर होगा, और म्यू क्या होता है? एक नंबर, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो प्योर रोलिंग, फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्लाइडिंग, फ्रिक्शन कम है तो स्लाइडिंग विथ रोलिंग, वहां वो प्योर रोलिंग वाला आइडिया इनवैलिड, सिंपली रोलिंग। यदि ज्यादा समझाने के लिए, आसान करने के लिए लिख रहे हो तो स्लाइडिंग, रोलिंग विथ स्लाइडिंग, या कॉन्टैक्ट पॉइंट मस्ट स्लिप, कॉन्टैक्ट पॉइंट मस्ट स्लिप, मतलब वहां वो रेस्ट पे नहीं होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यदि म्यू से इस वैल्यू से कम है म्यू तो आपके इंक्लाइन प्लेन पे जब ऑब्जेक्ट देखोगे तो फॉर्मूले कौन कौन से आ गए उनके बारे में एक डायग्राम में लिख दो सारा, कि आप यदि इसे प्योर रोलिंग में देख रहे हो, प्योर रोलिंग में देख रहे हो तो ऊपर तो Fs होगा, और ये रफ है तो यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट की भी चर्चा करनी पड़ेगी। तो आप क्या कहते हो, ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? g sin थीटा से कम 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? mg sin थीटा होता था रुकने पे, उससे कम 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस फ्रिक्शन वाला डिनोमिनेटर एम आर स्क्वायर बाई आई। अब यदि नीचे ये आएगा तो केवल ट्रांसलेशन आप सोच सकते हो, s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, यदि रेस्ट से रिलीज करें तो t कितना हो जाएगा? यदि रिलीज फ्रॉम रेस्ट की कहानी है तो t नीचे आने का कितना हो गया? अंडर रूट 2s बाई। ध्यान दीजिएगा, a का वैल्यू यदि मैं यहां लिखना चाहूं तो क्या लिख दूंगा? 2s अपॉन g sin थीटा, और न्यूमरेटर में आ गया 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। और अब यदि एक जगह से दो ब्लॉक लुढ़काए गए होते तो टाइम का रेशियो कैसे लिखोगे आप? s और थीटा तो एक जैसा है, g तो एक जैसा है, तो अंतर कहाँ आएगा? 1 प्लस i1 बाई m1 r1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस i2 बाई m2 r2 स्क्वायर। अब मुझे बताओ पहले कौन आएगा? एक सॉलिड स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर को रेस्ट से एक ही जगह से सफिशिएंट रफ सरफेस पे लुढ़का दिया है, पहले जमीन पे कौन पहुंचेगा? ग्राउंड पे कौन पहुंचेगा यदि एक ही जगह से दो ऑब्जेक्टों को लुढ़का दिया? तो
एक ही जगह से दो ऑब्जेक्ट लुढ़काए गए, एक ही जगह से दो ऑब्जेक्ट लुढ़काए गए, सॉलिड स्फीयर और ये प्योर रोलिंग वाला कहानी है, सॉलिड स्फीयर और इसको। तो ध्यान से देखो, पहले कौन आएगा, मतलब टाइम कम। तो यहां देखो I/mr² सॉलिड के लिए होगा 2/5 और हॉलो के लिए होगा 2/3। कौन ज्यादा है? 2/3 ज्यादा। तो हॉलो को ज्यादा टाइम लगेगा और सॉलिड को कम टाइम लगेगा, सॉलिड को कम टाइम लगेगा। एक रिंग और एक डिस्क दोनों को एक साल लुढ़काया, कौन जमीन पे पहले पहुंचेगा? डिस्क के लिए mr²/2/mr², डिस्क के लिए 1/2 और रिंग के लिए 1, mr²/mr²। कौन ज्यादा? 1। तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा रिंग को और कम टाइम लगेगा डिस्क को। अंडा है, उसको बॉईल कर दीजिए। नहीं सर मैं वेजिटेरियन हूँ, हाँ ठीक है, आईटी पूछ देगा तो वेजिटेरियन से नहीं काम चलेगा। बोलो अंडा है, बॉईल कर दो, तो अंडे के भीतर लिक्विड होता है, यदि बॉईल कर देते हो तो वो सॉलिड में बदल जाता है। तो लिक्विड होगा तो घूमते वक्त लिक्विड एक्सिस से दूर छिटक जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। और यदि सॉलिड होगा तो उसके जो पोजीशन है वो फिक्स है, वो एक्सिस से दूर नहीं जा सकता। तो सॉलिड और हॉलो में जो कहानी था वही अप्लाई कर दो। दोनों अंडे को एक साथ लुढ़काओगे तो जमीन पे कौन पहले आएगा? इंक्लाइन प्लेन पे। तो सॉलिड और हॉलो स्फीयर में कौन आता था? तो सॉलिड और हॉलो में सॉलिड आता था, तो वो सॉलिड अंडा पहले पहुंच जाए। सर लुढ़का के देखूंगा, तो देख सकते हो, मैं तो थ्योरी बता रहा हूं। ये आइडिया समझ में आया? अब इस क्वेश्चन के लिए एक्सेलरेशन पूछे, फ्रिक्शन पूछे, फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू पूछे, और आप क्या कर रहे हो? महाभारत। मैं तो डिराइव करूंगा एग्जाम में, बेवकूफ को एक नंबर पे। यहां देखो म्यू का वैल्यू दिया गया है 0.2 और यहां पर है देखिएगा डेस्क, और यहां पर है 45 डिग्री। यहां बताइए प्योर रोलिंग इज पॉसिबल या नहीं? इज प्योर रोलिंग पॉसिबल? रोलिंग पॉसिबल? अब आपको ये बताना है प्योर रोलिंग पॉसिबल है या नहीं। तो कैसे सोचोगे? तो सॉल्व करो। पहले म्यू देखो, म्यू 1040 फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग म्यू 1045/1 प्लस डिस्क है mr²/2। ये हो गया 1/1 + 2, 1/3। म्यू इक्वल्स टू 0.33। अरे मेरा तो आ रहा है 0.33, आप लोगों का क्या आया है? यही आया, 1/3 ही आया ना। रुक जाओ। बट गिवन म्यू इज 0.2, since mu is not sufficient, not sufficient, hence pure rolling not possible, hence pure rolling not possible। अरे सर तब क्या करूंगा? अरे क्यों रो रहे हो यार? तब तो जैसे ब्लॉक स्लाइड करता था वैसे ट्रांसलेशन सोचो, काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण टॉर्क निकाल के रोटेशन अलग सोचो। अब v = ω/r का भरोसा मत करो, बराबर नहीं होंगे। ये बात समझ में आई? अब यदि इनके नीचे जाने का हम यूज करेंगे तो ट्रांसलेशन अलग सोचेंगे, रोटेशन अलग सोचेंगे, और यदि कॉमन कुछ कर सकते हैं तो टाइम, दोनों का टाइम क्या होगा? कॉमन। क्यों? क्योंकि जितना टाइम मिला ट्रांसलेट के लिए उतना ही तो टाइम मिला घूमने के लिए। रिलेशन वाली v = ω/r वैलिड नहीं रहा क्योंकि प्योर रोलिंग नहीं हो रहा। अब तो कुछ भी आएगा राम और कुछ आएगा मोहन ओमेगा। रिलेशन क्यों? हमेशा रिलेशन होना? दुनिया से दो आदमी को पिक करूं, कोई रिलेशन ही हो जरूरी थोड़े ना है, कोई रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब है कि रिलेशन एक खास कंडीशन में अवेलेबल है, कब? जब प्योर रोलिंग। जरूरी नहीं कि हमेशा रिलेशन हो ही हो, यही समझाना है मुझे कि रिलेशन एक खास कंडीशन में वैलिड है, प्योर रोलिंग। हमेशा वो रिलेशन उठा के हम नहीं ला सकते, लेकिन 99% किताबों में वो वैलिड चलता है v = ω। मैंने बार बार तो ये कहा है ना कि 99% वही, चाहे किताब में लिखे ना लिखे, ये यूज करते। आप ये यदि समझ पा रहे हो तो इसके बाद का एनालिसिस अलग होगा, ट्रांसलेशन अलग, रोटेशन अलग। जब HC वर्मा बनाएंगे तो केवल एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें ये म्यू मैच नहीं कर रहा प्योर रोलिंग से, बाकी सारे में वो प्योर रोलिंग वाला आइडिया वैलिड हो जाता है।
और आईआईटी ने जनरली उसको टच नहीं किया, नहीं पूछा है, नहीं पूछता है। वो रोलिंग देगा तो प्योर रोलिंग, वो भी कह रहा हूं मैं बार बार, दे रहा है। और उसमें तो वो सबसे पहले वही पूछ लेता है, किसी एक पॉइंट का वेलोसिटी बता दो, उसी से खुश हो लेता है। वाह, बहुत बच्चा बहुत समझदार है। अब एक कहानी बता दो लास्ट जाते जाते, और फिर मैं मान लूंगा कि कहानी अपना कंप्लीट है। ये V1, ये ω1, ये रेडियस R, और इसके नीचे एक प्लैंक है, प्लैंक जा रहा है V2 से। इसके आपको कहा गया राइट कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग ऑफ द डिस्क। इस डिस्क के प्योर रोलिंग का कंडीशन लिख दो। ये डिस्क है और ये प्लैंक है, और ये लिखते ही आज का लेक्चर समाप्त। कैसे देखोगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे? ये देखो V1, ये देखो ω1R, और यहाँ पे इतने से नहीं संतोष कर लो, और ये जो प्लैंक है ये भी जा रहा है V2 से। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट should be at rest with respect to contact surface for pure rolling। ये मैंने यही सिखाने की कोशिश की है कि प्योर रोलिंग में। और ये कब होगा? ऊपर वाले का स्पीड क्या है? V1 माइनस ω1R, और ये किसके बराबर हो जाएगा? V2 के। तभी तो हम कहेंगे कि रेस्ट पे है, प्लैंक के रेस्ट पे, क्योंकि जितना प्लैंक का स्पीड है उतना ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का स्पीड है। और ये बच्चे नहीं सोचते, अब भी वो लिखते हैं V1 इक्वल्स टू ω1R। सर ये ऑप्शन इसीलिए एग्जाम में वही देगा, V1 बराबर ω1R, वो गलत हो जाएगा। V2 सोचना पड़ेगा आपको, कांटेक्ट सरफेस के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हो। तो आप पहले डिस्क के कांटेक्ट वाले पॉइंट का वेलोसिटी देखो, प्लैंक का वेलोसिटी देखो, बराबर कर दो तो रेस्ट पे हो गया। दोनों यदि एक जैसे स्पीड के हो गए तो। ये V2 कैसे लिया, क्या ये समझ में आया? क्योंकि प्लैंक का क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन। प्लैंक के ट्रांसलेशन का मतलब उसके हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? सेम। तो वो जो छत पे उसका पॉइंट देख रहे हो वो भी V2, उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट, इसका मतलब वो V1 माइनस ω1R V2 के बराबर हो। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय।